आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1। पेपर 1 का ये चैप्टर 9 है। इससे पहले चैप्टर 8 तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। अगर इससे पहले आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना हुआ होगा, वहां से भी देख सकते हैं। आपको पता है कि हम लोग चैप्टर कैसे पढ़ते हैं। चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद उसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। तो चैप्टर 8 समाप्त हो गया, इसका मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में देंगे। अब आप कहेंगे कि इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं आपने करवाया, पिछले चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्यों नहीं करवाया। तो देखिए, हमको क्या करना है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ करवाया गया है चैप्टर 8 में। तो हमको इसको पेपर 1 को जल्द से जल्द कंप्लीट करना है, और कंप्लीट होने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 20 क्वेश्चन होंगे, टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होंगे, और टॉप 50 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इस क्वेश्चन को ही हम क्या करेंगे, आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर बता देंगे। पेपर 1 से टॉप जो 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर 1 से, और पेपर 2 से भी टॉप 20 सब्जेक्टिव और टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लेकिन इसको करवाने के लिए सबसे पहले आपका सिलेबस तो कंप्लीट होना चाहिए ना। तो इसको जल्दी से जल्दी सिलेबस हमको कंप्लीट करना है। इसको सिलेबस कंप्लीट होते ही आपको क्या करेंगे, ये सब करवा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो ये मत सोचिए कि पिछले चैप्टर का हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करवाए हैं तो उसको छोड़ देंगे, उसको नहीं करवाएंगे, उसको भी करवाएंगे। लेकिन ये जल्दी जल्दी ये पेपर 1 जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, ताकि पेपर 2 भी क्या करना है, पढ़ना है हम लोग को। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि उनका कि वो जल्दी जल्दी ताकि पढ़ाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी वो रिवीजन दोबारा से भी कर सके। तो इसीलिए आपको ये हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द ये क्या किया जाए, कंप्लीट किया जाए। तो चलिए हम लोग कहाँ तक अभी पढ़े थे। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मॉडल सेट हम दे देंगे पिछला चैप्टर का। पिछले चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है, और उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी मॉडल सेट में हम देंगे। तो आप चैप्टर पढ़े हैं, उसके आधार पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आप क्या कीजिएगा, मॉडल सेट में वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में लिख कर भेजिएगा। देखिए टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है, हम मॉडल सेट भेजते हैं, आंसर आप वहां पर लिख कर भेजते हैं, हम चेक करके बताते हैं वहां पर कि क्या क्या गलती है, कहाँ सुधार की जरूरत है, और क्या आप और सुधार करेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां ज्वाइन कर सकते हैं, या आपको टेलीग्राम में सर्च करना है हिस्ट्री टॉक, और आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में, यानी कि मौर्य युग या मौर्य वंश। अब देखिए, मौर्य युग और मौर्य वंश दोनों बात अलग अलग है। मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसी को तो मौर्य युग कहेंगे, उस समय को मौर्य युग कह देंगे। जो वंश पढ़ेंगे उसको तो मौर्य वंश कहेंगे, और जो समय बोलेंगे उसको क्या करेंगे, मौर्य युग कह देंगे या मौर्य काल कह देंगे। तो चलिए ठीक है, मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ते। इससे पहले हम लोग किस वंश के बारे में पढ़े थे, नंद वंश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लेते। नंद वंश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि नंद वंश के बाद मौर्य वंश मगध की सत्ता पर कैसे ये बैठे। थोड़ा भारत के मैप बनाकर और तब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। देखिए, भारत का मैप बनाना आप लोगों को सिखाए थे, और जो नहीं सीखे हैं थोड़ा सा जल्दी इसको सीख लीजिए। 2-4 बार बनाइएगा तो आपको बनाने आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है परफेक्ट मैप बनाना है, बस ऐसे बन गया ना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जिसको भी एंट्री करना होता था इधर से एंट्री करता था, क्योंकि दरवाजा इधर से खुला था। इधर कौन था, समुद्र, इधर से सब समुद्र है, इधर पहाड़ है, कैसे इधर हिमालय है, ये इधर भी पहाड़ है, ये सब पहाड़ है, तो इधर से तो कोई एंट्री करता नहीं था। जिसको भी एंट्री करना होता था पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिम और उत्तर की सीमा से यहाँ से जो भी एंट्री करना होता था। तो सिकंदर भी यहीं से एंट्री किया था। लेकिन सिकंदर को रोकने के लिए दो सबसे पहले कौन खड़े हुए थे, यहाँ पर तक्षशिला से 2 लोग कौन खड़े हुए थे, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य। दोनों लोग खड़े हुए थे। चाणक्य ने तो मदद भी मांगा था यहाँ से, नंद वंश के जो शासक था, नंद वंश के शासक धनानंद, इससे मदद भी मांगा था, लेकिन इसने मदद नहीं किया। और अंत में क्या हुआ, वो वापस लौट गया। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि कौन वापस लौट गया अंत में, या जब सिकंदर का आक्रमण पड़ रहे थे उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि व्यास नदी के तट से सिकंदर वापस लौट गया। अब व्यास नदी के तट कई कारण भी था, अब दोबारा उसको हम नहीं बताएंगे। सिकंदर वापस लौट गया, लेकिन उसकी सेना में एक सेनापति, जो प्रमुख सेनापति था सेलुकस निकेटस, उसको भरोसा ये सब बात का नहीं हो रहा था। जब नदी का जलस्तर बढ़ा, कई कारणों से ना वो सिकंदर वापस लौटा था। क्यों लौटा था, सबसे पहली बात कि व्यास नदी का जो जलस्तर था, व्यास नदी का जलस्तर ये बढ़ गया था। तो इनको लग रहा था कि बहुत बड़ी नदी है। और एक बात, ये उनके अंदर भ्रम फैला दिया गया था कि भारत में बिना वहां की ईश्वर के परमिशन को कोई एंट्री नहीं कर सकता है।
तो इस बात से वहां के सैनिक भी डर गए थे और कई बड़े बड़े अफवाह फैला दिए गए थे और उनके सैनिकों में रोग हो गया था और उनके घर की याद भी आ रही थी। इसी कारण ये सभी लोग सैनिक कहां पर वापस लौट गए। लेकिन उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटस, उसके मन में था कि दोबारा तो हम यहाँ पर आएंगे, दोबारा हम आएंगे, जब हम शासक बनेंगे हम दोबारा आएंगे। सिकंदर के साथ वापस लौट गया। अब देखिए सिकंदर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। सिकंदर 323 ईसा पूर्व में माना जाता है कि ये जब आया था, कब 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में आया था। और माना यह जाता है कि 323 ईसा पूर्व के आसपास ये 326 ईसा पूर्व में आया था। 19 महीनों के मतलब लगभग समझ लीजिए, हाँ 19 महीना लगभग समझिए, 2 साल समझिए ना, डायरेक्ट एक 2 साल समझिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 26 से 2 साल कीजिए तो कितना हो जाएगा, 26 से 2 साल ईसा पूर्व पीछे चलता है, 24 हो गया। और 2 साल रहने के बाद मतलब 19 महीना यहाँ पर रहने के बाद अपने सेना लेकर वापस लौट गया। और सेना लेकर वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में, कहां पर, बेबीलोन। अब देखिए बेबीलोन में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई सिकंदर की। इसको भी बहुत जगह चोट लग गया था ना। अब मान लीजिए यहाँ पर तीर लगा या यहाँ पर तीर लगा तो बच तो गया, बच तो जाता था। इतना युद्ध लड़िएगा तो आप कोनो सुपर हीरो थोड़े हैं कि आप बच जाएंगे। तो कहेंगे मान लीजिए तीर लगा तो उतने अच्छा से इलाज नहीं हो पाया, जिसके कारण वो रोग क्या होता गया, इसका बढ़ता गया, मृत्यु हो गई इसकी 323 में। यहाँ तक इसको छोड़िए सिकंदर के बारे में। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, सिकंदर जब वापस लौटा तब धनानंद यहाँ पर धनानंद शासक था। तो अब किसका फोकस पहुंचा, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का सीधा सीधा था कि किस पर अब आक्रमण किया जाए, यहीं पर मगध पर आक्रमण किया जाए और मगध का राजा किसको बनाया जाए, चंद्रगुप्त मौर्य को। और चाणक्य का एक सपना था कि अखंड भारत का निर्माण हो, यानी पूरा भारत का राजा एक ही हो। पूरा भारत का राजा कौन हो, एक हो, एक भारत हो, पूरा भारत एक हो, अखंड भारत इन्हीं का सपना था। इन्होंने बनाया भी अखंड भारत, ध्यान रखिएगा। तब यहां से थोड़ा मौर्य वंश के बारे में चलते हैं। मौर्य वंश तो इसके बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि इन्होंने कैसे आक्रमण किया। दूसरी बार आक्रमण जब इन्होंने सेना के साथ किया, कौन कौन, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, अलग अलग राजाओं से इधर उधर सभी राजा से मदद मांग लिए। मदद मांगे तो राजाओं द्वारा इनको मदद दिया गया तो इनके पास अपनी सेना हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के पास इन्होंने आक्रमण पहली बार में किया, नहीं सफलता पाए। दूसरी बार में आक्रमण करके राजा के महल के अंदर घुसकर धनानंद को काम खत्म कर दिया। और वहीं से क्या हुआ, यहाँ पर वहीं से मौर्य वंश की स्थापना हो गई और चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बन गए, राजा बन गए। ये कब की बात है, ये समय कब था। देखिए कहीं कहीं आपको 320 मिलेगा, कहीं कहीं 322 मिलेगा। तो ये हम मान लेते हैं यहाँ पर कि 322 मान लेते, नहीं 322 ईसा पूर्व, इसको ही अधिक प्रामाणिक माना जाता है। ऐसे तो माना जाता है 320 से 180 ईसा पूर्व तक पूरा इनका मौर्य युग जो था, मौर्य युग में अलग अलग राजा थे। जैसे यहाँ पर ये चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक और कई राजा हुए। तो इनका शासनकाल इतना दिन तक था, यानी मौर्य जो वंश था इनके सारे राजाओं का शासनकाल इतना दिन का था। तो यहाँ पर माना जाता है कहीं कहीं 320 मिलेगा, कहीं कहीं 322 मिलेगा। तो हम 322 मान लेते हैं। 322 में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य अभिषेक। आप कहेंगे कि अगर ऑप्शन में दोनों रहेगा तो कौन टिक करेंगे, ये वाला टिक करेंगे, ज्यादा प्रामाणिक कौन है, ये है 322 वाला। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए और अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था, प्रधानमंत्री बनाए थे ये चाणक्य को। और इतने महान, इतने बड़े राजा हो पाए चंद्रगुप्त मौर्य, एक सीधा साधा लड़का, एक नॉर्मल सा लड़का, पूरे मगध साम्राज्य का, पूरा मगध यहाँ तक मगध यहाँ तक फैल गया था जाने के बाद उसके, पूरा मगध साम्राज्य का राजा था। पूरा मगध साम्राज्य का राजा होने, किसने, ये बताइए, किसने ये राजा बनाया, इतना बड़ा मगध साम्राज्य का राजा किसने बनाया, किसके कारण ये बने, चाणक्य के कारण। इनका नाम एक दो नाम और बताते हैं, विष्णुगुप्त, इनका नाम क्या था, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, इनका नाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य, 3 गो नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, तीनों नाम ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इन्होंने ये राजा तो बना दिया, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा तो बना दिया, लेकिन एगो सेल्यूकस निकेटस की बात बताए थे, किसका सेनापति था, सिकंदर का सेनापति था। तो अब देखिए ये स्थापना होने के बाद, यहाँ पर मौर्य वंश स्थापना होने के बाद अब चाणक्य लग गए, प्रधानमंत्री बन गए। तो ये अब देखने लगे चाणक्य की कैसे शासन प्रणाली चलाया जाए, कैसे कर व्यवस्था रखा जाए, जनता के विकास कैसा हो, जनता इतनी त्रस्त है,
और खजाना कैसे राजा का भरा जाए, ये सब के बारे में ये चाणक्य सोचने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य और शासन प्रणाली कैसे हो, सेनापति किसको रखा जाए, कैसे सेना में भर्ती किया जाए, ये सारा दिमाग चला रहे थे कौन? चाणक्य। और चाणक्य के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के पास भी बहुत सारे योजनाएं थी, सब कुछ था। जितने चाणक्य जानते थे ये सब किसको बताते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को, ध्यान रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य इसमें लग गए अब की सेना में सेना के कार्यभार चंद्रगुप्त मौर्य देखने लगे, कौन कौन सेना रहेगा, सेनापति किसको रहेगा, क्या क्या। और युद्ध की जो भी रणनीति बनाया जाता था कि अब पूरा भारत को एक करना है, तो जो राजा नहीं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मिल रहे हैं, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो नहीं मिल रहे, उन पर आक्रमण भी तो करना पड़ेगा ना, उन पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो किस पर आक्रमण किया जाए, क्या किया जाए, इस सब में ये लोग लग गए, इस सब प्लानिंग में लग गए। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी शासन प्रणाली का कभी भी कोई भी राजा हो, चाहे गणतंत्र वहां शासन प्रणाली चल रहा हो, चाहे राजतंत्र चल रहा हो, कोई भी चल रहा हो, वहां गुप्तचर जरूर होते हैं। गुप्तचर समझते हैं? गुप्तचर क्या होते हैं? गुप्तचर मतलब दुश्मनों की जो इंफॉर्मेशन है इकट्ठा करके ये राजा को देते हैं। चाहे कोई भी शासन प्रणाली, अभी लोकतंत्र भी चल रहा हो ना, हर देश का कोई ना कोई जासूस होता है, जासूस समझते हैं, उसी को गुप्तचर बोलते हैं। हर देश अपना जासूस छोड़ा हुआ रहता है, अपने देश में तो छोड़ता ही है, अपना जासूस अपने देश में तो छोड़ते ही हैं, साथ में अगल बगल वाले पड़ोसी देश में भी वो अपने जासूस क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ताकि पता रहे कि हमारे देश में हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र चल रहा है और पड़ोसी क्या क्या षड्यंत्र कर रहा है। इस मामले में चाणक्य सबसे उत्कृष्ट थे, क्योंकि इनका गुप्तचर विभाग इतना ताकतवर था, इतना ताकतवर, किसी का भी इंफॉर्मेशन निकाल लेते थे ये लोग, ध्यान रखिएगा। तो चाणक्य ने ये यहाँ पर नंद वंश का शासनकाल हटाने में चाणक्य का तो योगदान था ही, और साथ में इनका गुप्तचर विभाग इतना मजबूत था कि सारा इंफॉर्मेशन निकाल कर देता था इनको, चाणक्य को। तभी तो योजना बना पाते थे कि कैसे नंद वंश को हराया जाए, क्या किया जाए। तो इनका गुप्तचर विभाग बहुत ही ताकतवर था। इन्होंने अपना गुप्तचर विभाग को छोड़ दिया था, अपने राज्य में तो छोड़ा ही था, आसपास भी सारे जगह छोड़ देते थे। इनको सूचना मिला चाणक्य को, चाणक्य अपने काम में लगे हुए थे, तो इनको सूचना मिला कि इधर से सेल्यूकस निकेटस दोबारा आ रहा है। किसका? तब तक इनकी मृत्यु हो गई, इसकी मृत्यु हो गई सिकंदर की। तो मेन जो शासक बन गया सेल्यूकस निकेटस, इसी का सेनापति था। तब तक इनको सूचना मिली, किनको? चाणक्य को सूचना मिली कि लो आ रहा है कौन? अब सेल्यूकस निकेटस। तो चाणक्य तो पहले से ही तैयार थे, आ जाओ आ जाओ। उस समय तो अच्छा से युद्ध नहीं हुआ था, हुआ था अच्छा से युद्ध, सिकंदर से युद्ध हुआ था चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के पास सेना ही नहीं थी, कैसे भी करके डरा कर भगाना पड़े। तो चाणक्य भी सोच रहे थे कि आ जाओ इस बार, ये हम तो लड़े नहीं थे, मतलब हमारी सेना से आप लड़े नहीं थे, आ जाओ इस बार अच्छा से दिखा देते हैं कि क्या है सेना, कितनी ताकतवर होती है और क्या होती है। इधर से चला कौन? सेल्यूकस निकेटस। उसको था कि यहाँ पर नंद वंश का शासनकाल है। किसको पता था? सेल्यूकस निकेटस को। सेल्यूकस निकेटस को क्या लग रहा था कि यहाँ पर तो नंद वंश का शासन, क्योंकि जब गए थे यहाँ से ये लोग तो उस समय नंद वंश का शासनकाल था, धनानंद शासक था। तो इसको थोड़ी पता था कि यहाँ पर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य आ गए। तो इधर से ये अपना पूरा, लेकिन एक और बात आपको बताए थे कि मगध साम्राज्य का इतना ज्यादा विस्तृत होने का कारण योग्य राजा तो थे ही। देखिए योग्य राजा, और देखिए योग्य यहाँ पर राजा आ गए ना, चंद्रगुप्त मौर्य योग्य थे, योग्य राजा, योग्य यहाँ पर प्रधानमंत्री। बताइए मगध का वृद्धि विकास होगा कि नहीं होगा? होगा। और यहाँ पर मगध के जंगलों में हाथी बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता था, हाथी। ये बात किसको पता थी? सेल्यूकस निकेटस को। तो उधर से वो भी हाथी लेकर आया था, अपने सेना में हाथी को शामिल किया था। तो देखे चाणक्य की अपने गुप्तचर विभाग से बोले कि पूरा इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ क्या क्या है, उसके अनुसार अपना योजना बनाए कि हाथी लेकर आ रहा है उसको ऐसे जगहों पर। तो ये इधर से घोड़ा लेकर जग गए, कौन? ये चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने इधर से पहले से ये प्लानिंग में थे, आ जाओ तुम, हम तैयार हैं। इधर से ये लोग क्या किए? घोड़ा। बताइए उधर से वो हाथी लेकर आ रहा है, तो ये इधर से घोड़ा, और ऐसी जगहों पर उसके घेरा जहां पर दलदल वाली भूमि थी। तो हाथी वहां पर काम करेगा ही नहीं, हाथी दलदल वो तो अपने धंस जाएगा हाथी। और यहाँ से ये घोड़ा, ज्यादा दलदल नहीं, कम दलदल था, ये घोड़ा ही धंस जाए, नहीं हाथी कम दलदल वाले भूमि में क्या हो जाएगा? धंस जाएगा। लेकिन घोड़ा अच्छा से एकदम युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और फाइनली जीतेगा कौन? जिसकी सेना में चाणक्य रहेंगे, चाणक्य वाली सेना, क्योंकि इनकी बहुत योजना मजबूत थी। और फाइनली सेल्यूकस निकेटस हार गया। युद्ध किसके किसके बीच हुआ? ध्यान से सुनिएगा। युद्ध हुआ चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटस के बीच। सेल्यूकस
सेलूकस निकेटस सेलूकस निकेटस, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ और सेलूकस निकेटस हार गया। हारने के बाद क्या हुआ, सेलूकस निकेटस, चाणक्य ने तो कहा इसको तो छोड़ दिया, इसको कहा कि इसने आत्मसमर्पण ही कर दिया। तो चाणक्य ने सोचा कि ये बार बार आक्रमण कर रहा है, कभी सिकंदर आ रहा है तो उसका सेनापति आ गया, अगर इसको भी छोड़ देंगे हम लोग या कि इसको कुछ भी कर देंगे तो फिर इसका सेनापति कोई आ जाएगा फिर आक्रमण करने के लिए। तो इन्होंने कहा कि रुको इसको जड़े से खत्म कर देते हैं। क्या किया, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था, इसकी एक पुत्री थी, पुत्री नाम था हेलेना, इसकी हेलेना नाम था इसकी पुत्री का। कहा चाणक्य ने कि अपनी पुत्री का शादी किससे करो, चंद्रगुप्त मौर्य से। इसकी पुत्री की शादी किससे करवा दिया गया, चंद्रगुप्त मौर्य से। अब बन गए रिश्तेदार, अब हमला करो, तुम कैसे करते हो, अपने रिश्तेदारी पर हमला करो। और साथ में ही शादी तो तुम की है और 4 क्षेत्रों को सेलूकस निकेटस के इधर 4 क्षेत्र, जो सिकंदर आया था तो इधर क्षेत्र जीता था, तो ये 4 क्षेत्रों को देना पड़ा। कौन कौन, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, 4 क्षेत्र। ध्यान रखिएगा कौन कौन 4 क्षेत्र थे, 4 क्षेत्र, ये सब ध्यान रखिएगा। 4 क्षेत्र, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। ये 4 क्षेत्रों को, इधर वाला 4 क्षेत्र को किसको देना पड़ा, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को। अपने बेटी का तो शादी करना पड़ा, 4 क्षेत्रों को देना पड़ा, ध्यान रखिएगा। अब इधर से तो जीत कर गया था सिकंदर इसने जीत लिया था। अब ये आया एकदम कि हम ये 4 क्षेत्र कहा जीते, पूरा भारत को जीत लेंगे। तो लो, पूरा भारत के जीतने में क्या हुआ, ये 4 क्षेत्र क्या हुआ, चला गया। और ये अब तो दोनों रिश्तेदार बन गए। तो उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसको 500 हाथी दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको क्या दिया, 500 हाथी दिया था, क्योंकि यहाँ के जंगलों में हाथी की अधिकता थी। कहां पर, मगध के जंगलों में हाथी की अधिकता थी। तो 500 हाथी इसने दिया था इसको गिफ्ट में। किसको, सेलूकस निकेटस को। सेलूकस निकेटस को क्या करना पड़ा, अपनी बेटी की शादी करना पड़ा और 4 क्षेत्रों को देना पड़ा। इसी क्रम में क्या होता है, देखिएगा अभी भी परंपरा चलती है। वो मुझे नहीं पता कि उस समय की परंपरा थी कि नहीं थी। उस समय क्या हुआ, ये अभी भी परंपरा क्या चलता है, या उस समय क्या था कि ये अपनी बेटी का तो शादी किया, साथ में क्या हुआ, कुछ लोगों को भी भेजा जाता है। मान लीजिए जहाँ शादी हुआ, लड़की की शादी हुआ, तो कुछ लोगों को इधर से, लड़की वालों की तरफ से कुछ लोग जाते हैं। तो यहाँ से सेलूकस निकेटस ने किसको भेजा, मेगास्थनीज को भेजा कि जाओ थोड़ा इसका देखभाल करना, कि लड़ाई वड़ाई हुआ है कुछ करे ना, इसको लड़ाई हुआ था ना इन दोनों के बीच में, तो कुछ करे ना, इसीलिए हेलेना को देख रेख करने के लिए किसको भेजा, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज किसका, इसका राजदूत था, इसका राजदूत था मेगास्थनीज को किसने भेजा, यह सेलूकस निकेटस ने भेजा कि जाओ यहाँ पर देख रेख करना, हेलेना की यहाँ शादी हुआ है तो देख रेख करना। तो मेगास्थनीज अब किसके दरबार में रहेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहेगा। क्या बनकर, राजदूत बनकर। तो अभी भी देखिएगा राजदूत वाला अभी भी वो क्रम चल ही रहा है। अलग अलग देशों के, जैसे भारत के राजदूत अलग अलग देशों में, बहुत सारे जिस देश से भारत का अच्छा रिश्ता है उस देश में भारत के राजदूत है, या अलग अलग देशों के राजदूत भी दूतावास भारत में बनाए गए, या भारत का राजदूत। अब आप कहेंगे देखिए उस समय राजदूत का काम क्या होता है, आप समझिए राजदूत का काम क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। उस समय क्या था कि कोई भी सूचना, कि मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई भी कहा कि आप अपने राजा के से ये बात कहिए, तो राजा से चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, कहेंगे इसके राजदूत से ये अपना सूचना पहुंचवाओ अपने राजा के पास में कि ये बात है, ये राजा आपके ऐसे गलती कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। तो ये राजदूत से सीधा बात करेंगे। राजदूत का कहाँ रहेगा, इन्हीं के दरबार में रहेगा। तो राजदूत से बात करेंगे और राजदूत सूचना किसके पास पहुंचाएगा, सेलूकस निकेटस के पास। ठीक वैसे ही अभी भी हमारे देश में कई देशों के राजदूत है, और हमारा देश के राजदूत कई देशों में, तो वहां के सरकार को कुछ कहना होता है तो डायरेक्ट हम लोगों के पास नहीं कहते हैं, वो राजदूत से कहा जाता है कि देखिए आपके सरकार ऐसे ऐसे गलत का हो रहा है, या ऐसे सही हो रहा है, ये हो रहा है। या कोई भी भारत का व्यक्ति किसी देश में चला जाए, जैसे अमेरिका में चला जाए, और कुछ उसके साथ घटना हो जाए, तो सबसे पहले घटना स्थल पर कौन पहुंचता है, हमारे जो राजदूत वहां पर होते हैं अमेरिका में, आपके साथ वहां पर खड़े होते हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपके साथ आपके मित्र कौन होते हैं उस समय, वहां हमारे राजदूत जो अमेरिका में रह रहे हैं वही राजदूत होते हैं, ध्यान रखिएगा।
तो यही सेल्यूकस निकेटस ने अपना राजदूत रखा था। तो इसने क्या किया, लेकिन राजदूत का मतलब ये नहीं कि यहाँ की सारी सूचनाएं आप पहुंचा दे वहां राजा के पास ना, ऐसा नहीं होता। राजदूत के साथ में हमेशा यहाँ के सैनिक घूमते रहते थे, ये कुछ उल्टा पुल्टा सूचना ना पहुंचाए अपने राजा के पास में, इन्हें गुप्तचर का काम करने लगे यहीं पर दरबार में रखा गया है और आप गुप्तचर बनकर सभी चंद्रगुप्त मौर्य की सूचना इसके पास पहुंचा, ऐसा नहीं। तो क्या इनके साथ में हमेशा सैनिक रखे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। जो भी दूतावास बनाए जाते हैं उसके आसपास भी वहीं की सरकार सुरक्षा करती है, वहीं के सैनिक सुरक्षा करने वाले रहते हैं। तो मेगास्थनीज ने कहा कि ठीक है तब हम घूमेंगे, हम दरबार में आपके बैठ कर क्या करेंगे। कोई भी नया रिलेशन में जाता है या कोई भी रिश्तेदारी में आप भी जाते होंगे या कोई भी जाता होगा, तो वहां बड़ा अगर एक जगह बैठे रहेंगे तो बड़ा अजीब लगता है। तो इसीलिए इसने कहा कि हमको घूमने के मौका दीजिए, मतलब अब आपके दरबार में बैठकर क्या करेंगे। तो ये घूमा कहां पर, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है हम अपने सैनिक भेज देते हैं और जहां घूमना है आप क्या कीजिए, हमारे राज्य में हमारे दरबार में आप तो घूमिए लिए, आप राज्य में जहां जहां घूमना है वहां घूमिए। तो नॉर्मली आप अगर घूमने बढ़िया जगह पर जाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं जाते हैं तो अपना फोटोज क्लिक करते हैं, अपना वीडियो क्लिक करते हैं, यही ना करते हैं, यही बनाते हैं। तो उस समय तो फोटो वीडियो था नहीं, तो ये किसको अगर अपने देश में जाएगा तो क्या कहेगा कि वहां पर हम क्या देख कर आए हैं, सब तो भूल जाएगा अधिकतर बात। तो इसने क्या किया, एक पुस्तक की रचना की जिसका पुस्तक का नाम रखा इंडिका। इंडिका घूम रहा था इंडिया में, भारत में, तो सारे जगहों पर घूम घूम कर जैसा जैसा भारत में सब देख रहा था कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे इनका खान पान चलता है, आर्थिक स्थिति ऐसी है, राजनीति की स्थिति ऐसी है, राजा का महल ऐसा है, इतना सुंदर राजा का महल है, ये है, ये सब कुछ इस इंडिका में वर्णन किया। जैसे इस समय हम लोग फोटो कैमरा मोबाइल लेकर जाते हैं और फोटो क्लिक करते हैं, ठीक वैसे ही उसने किया, क्योंकि उस समय कैमरा तो था नहीं। तो इसने अपना इंडिका क्या किया, एक पुस्तक की रचना किया, इंडिका। आपसे पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये सब तो एग्जाम में पूछा जाता है, हम ये सब जितना ही पढ़ा रहे सब तो एग्जाम में पूछा जाएगा। मेगास्थनीज की रचना कौन है, तो इंडिका है। इंडिका एक पुस्तक की रचना है जिसका नाम रखा क्या, इंडिका। मेगास्थनीज भी अच्छा से घूमने लगा, सब कुछ मतलब राजदूत था। अब थोड़ा समझते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने आगे क्या क्या किया, इसके प्रधानमंत्री तो बन गए थे चाणक्य, इसको ज्यादा कुछ था नहीं, लेकिन अकाल उस समय बड़ा भयंकर पड़ते थे। अकाल समझते हैं क्या होता है अकाल, इस समय क्या हुआ, इस समय बहुत कम अकाल देखने के लिए मिलता है। ऐसा क्यों होता है, आपको आपके मन में होगा ना कि पहले देखा जाता है कि अकाल बहुत ज्यादा पड़ गया। अकाल का मतलब बारिशें नहीं होता था, पानी की व्यवस्था नहीं, तो खेती कहाँ से होगा, खेती नहीं होगा तो चावल फसल मतलब गेहूं चावल या कुछ भी होगा नहीं, तो उसी को अकाल कहा जाता था। तो आप देखते होंगे इस समय बहुत कम अकाल पड़ते हैं, क्यों, ऐसा क्या बात होता था। उस समय खेती का एक ही साधन था, वर्षा। जब से वर्षा नहीं होगा तो नदियों में पानी कहाँ से ज्यादा आएगा, नदियों में ज्यादा पानी रहने के लिए वर्षा होना पड़ता है। अगर वर्षा भी नहीं हुआ, नदियों का पानी भी नहीं हुआ आया, तो बताइए तो क्या होगा, फसल होगा, फसल नहीं होगा तो अकाल पड़ जाएगा। तो उस समय ऐसा ही होता था कि अगर बारिश नहीं हुआ 1-2 साल तो क्या हुआ, फसल नहीं हुआ, अकाल पड़ गया, लोग भूखमरी से मरने लगे, रोग होने लगा। लेकिन इस समय बहुत कम ये देखने के लिए मिलता। क्यों, क्योंकि इस समय साधन हो गए भूमिगत जल को बाहर निकालने का। भूमिगत जल अलग अलग तरीका से बाहर निकाला जाता है, मोटर के माध्यम से और भी कई माध्यमों से भूमिगत जल से खेतों की सिंचाई क्या कर ली जाती है। मान लीजिए अकाल पड़ गया, मतलब बारिश भी नहीं हो रहा है, बहुत कम बारिश इस साल हुआ, तो भूमिगत जल, अब देखिए उसका भी स्तर नीचे गिर रहा है, भूमिगत जल का भी स्तर क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है। इस समय इसीलिए कम थोड़ा अकाल पड़ते हैं। तो उस समय अकाल पड़ा कहां पर, यहीं पर मगध में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया मगध में, तो मगध में अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ, इन्होंने ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के जो धनी लोग थे, देखिए ये मत समझिएगा कि यहाँ पर मगध साम्राज्य था, राजा होते थे तो उस समय धनी लोग नहीं होते थे, व्यापारी जो थे वो धनी थे, और भी बहुत सारे वर्ग थे जिनके पास जमीन बहुत अधिक था, वो धनी बहुत सारे लोग थे। तो उन्होंने ये अपील किया, किसने ये कहा, ये रिक्वेस्ट किया चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो धनी लोग थे कि आप मदद कीजिए उन अकाल पीड़ितों को, जो अकाल पड़ा हुआ है, जहां जहां पर वहां पर भोजन पहुंचाइए, आपके पास पैसे हैं आप भोजन पहुंचाइए उन किसको, हम भी मदद कर रहे हैं और आप भी क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो इस बात को एक अभिलेख में लिखवाया उन्होंने। कहां पर यह अभिलेख लिखवाया, यहीं पर लिखते हैं, एक अभिलेख में लिखवाया जिसको बोलते हैं सोहगौर अभिलेख। सोहगौर अभिलेख, ये अभिलेख गोरखपुर में मिला, गोरखपुर। ये अभिलेख पर ये बात लिखवाए हैं कि ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो धनी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या कीजिए, गरीब लोगों की मदद कीजिए। अभी भी देखिए कोई भी अकाल पड़ता है तो सरकार क्या करती है, लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि आप मदद कीजिए, उनका करती है रिक्वेस्ट। तो ऐसे ही इन्होंने किया।
तो हमें लगता है इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी आपको डाउट है, इससे आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब इसमें भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें तो समझ में आ गया होगा।